नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में मीन लगन की कुंडली ली गई है। 9 अगस्त सन 2020 बज के 58 कोलकाता का जन्म है। सर्वप्रथम ग्रह स्पष्ट देखते हैं। लगन मीन लगन की कुंडली है। 17 अंश का लगन है। रेवती नक्षत्र में लगन है। बुध का नक्षत्र होता है। सूर्य इसी कुंडली में 23 अंश का है। कर्क राशि में है। अश्लेषा नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। चंद्रमा कुंडली में 22 अंश का है। नीच राशि वृश्चिक में है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में है। मंगल 11 अंश का है। कर्क राशि में है। पुष्य नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र होता है। बुध 10 अंश का होकर के कर्क राशि में है। पुष्य नक्षत्र में है। शनि का यह नक्षत्र होता है। गुरु 13 अंश का है। वृषभ राशि में है। रोहिणी नक्षत्र में है। चंद्रमा का यह नक्षत्र है। शुक्र 9 अंश का होकर के सिंह राशि में मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में है। शनि 6 अंश का है। वृषभ राशि में है। कृतिका नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र है। राहु 0 अंश पे आएगा। कर्क राशि में आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में है। केतु 0 अंश का होकर के मकर राशि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। लग्न कुंडली के की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इनके प्रश्न क्या हैं और उनका समाधान उत्तर कैसे निकाला जाता है, ये आप लोग सीखेंगे। 12 नंबर की गिनती लगन में लिखी हो तो मीन लगन की कुंडली हो जाती है। लगन का स्वामी बृहस्पति होगा जो कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में है और राशि इनकी बनती है जहां चंद्रमा बैठा हुआ हो। चंद्र राशि व्यक्ति की जन्म राशि मानी जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर पर बैठा है। राशि का स्वामी मंगल होगा, यानी जो लगन का स्वामी गुरु है और राशि का स्वामी मंगल है, दोनों इनके मित्र, दोनों परस्पर मित्र हैं और इनके लिए कारक ग्रह भी हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा जो राशि का स्वामी है वृश्चिक में नीच का होता है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के आगे स्थित है यानी शुक्ल पक्ष का है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी आ रही है। इसलिए यह नीच का चंद्रमा होने के बावजूद भी अच्छा फल देने में सक्षम है। चंद्रमा कारक ग्रह भी है, पंचम भाव का स्वामी है और मंगल के साथ में राशि परिवर्तन करके बैठा हुआ है। सबसे पहले लगन को ही देखते हैं। लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी गुरु यहाँ पर बन रहा है, जो कि तीसरे भाव में कर्म कारक शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो शनि अगर कर्म कारक के साथ होता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे रूप से कर्मशील रहता है। खाली बैठना या बैठ के समय पास करना ऐसे लोगों को नहीं आता है। ऐसे लोग कर्म करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देता है, मित्र की राशि में भी है। तो यहाँ पर एक क्रूर ग्रह बैठा है और एक शुभ ग्रह बैठा है। लाइफ में कंफर्ट तो रहेगा, ये गुरु कंफर्ट देगा, सुख साधन देगा। साथ ही साथ शनि बैठा है तो काम काज के लिए पर्याप्त मेहनत भी लेता रहेगा। लग्न का फल अच्छा आ रहा है और दसम भाव के फल भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होगा। अच्छा, गुरु यहाँ पर लगन का स्वामी है तो कारक ग्रह है। दूसरा कारक ग्रह चंद्रमा पंचम का स्वामी, तीसरा कारक ग्रह मंगल है। मार्केश के लिए बात करें तो शुक्र इस कुंडली में प्रबल मारक हो जाएगा, क्योंकि दो क्रूर भावों तीसरे भाव और अष्टम भाव का स्वामी है और लगन का शत्रु है। तो शुक्र पहले नंबर पे मारक बनेगा। दूसरे नंबर पे बुध ग्रह जिसकी राशि सप्तम भाव में है, यह मारक ग्रह के रूप में काम करेगा। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जो द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में से दो भावों का स्वामी होता है, वह मारक होता है और उस ग्रह की लगन के साथ शत्रुता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर शुक्र की लगन के साथ शत्रुता है, बुध की भी है, शनि भी थोड़ा मारक बनेगा, लेकिन चूंकि द्वादश भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो द्वादश भाव का स्वामी तटस्थ भी रहता और लगन से शत्रुता नहीं है, तो शनि की मारकता बहुत हल्की है। वैसे शनि पीड़ित भी नहीं है, मारक ग्रह जब तक पीड़ित ना हो तब तक वह अत्यधिक तकलीफ नहीं देता है। अब यहाँ पर शनि और गुरु का फलादेश काफी अच्छा आ रहा है, तृतीय भाव में ये दोनों बैठे हैं, यात्राओं का भी ये संकेत देते हैं। अब इसी कुंडली में आगे अगर हम देखें धन भाव की स्थिति को, तो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, जो कि पंचम भाव में नीच राशि का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन में है, दो के दोनों ग्रहों का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मंगल के घर में है, मंगल चंद्रमा के घर में है, और दोनों ही लगन के लिए और राशि के लिए अच्छे ग्रहों में माने जाएंगे। तो चंद्रमा और मंगल का नीच भंग यहाँ पर लागू है, लेकिन मंगल के साथ में अन्य सारे ग्रह भी बैठे हुए हैं, जैसे मंगल के साथ में सूर्य है, तो इसलिए मंगल यहाँ पर अस्त है। मंगल 11 अंश का है, सूर्य 23 अंश का है, पूर्ण अस्त नहीं है, प्रभावकारी तो रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ में बुध 10 अंश का बैठा हुआ है, और इसी के साथ में राहु 0 अंश का होकर के बैठा हुआ है। राहु काफी दूर है, अंशात्मक रूप से राहु दूर आ रहा है, इसलिए वह सूर्य पे ग्रहण नहीं लगा पा रहा है, और मंगल और बुध से भी अंशात्मक रूप से दूर है, लेकिन फिर भी असर तो रहेगा ही। राहु का सबसे पहला असर सूर्य पर ही पड़ने वाला है। कारण यह है कि सूर्य 23 अंश का है, सूर्य 23 अंश का कर्क राशि में होकर के किधर जा रहा है, सिंह राशि की तरफ, और राहु जो है उल्टी चाल चलता है, तो यह सिंह राशि से निकल करके कर्क में पहुंचा है, यानी राहु की चाल सूर्य की तरफ है और सूर्य की चाल राहु की तरफ है, लेकिन राहु 0 अंश का है, तो असर पड़ेगा, कम असर पड़ेगा, ग्रहण दोष बनेगा सूर्य और राहु का, जिसके कारण से कार्यों में रुकावटें आती हैं। कोई भी काम करना होगा, कोई भी कार्य होगा, तो उसमें बहुत आसानी से कार्य नहीं होने देता है। अब यहाँ पे दो क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल भी बैठे हुए हैं, साथ में राहु भी बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो ग्रह मंगल बैठा है, नक्षत्र उसका ठीक है, पुष्य नक्षत्र है, राहु पुनर्वसु में है, और यहीं पर सूर्य महाराज हस्तलेखा में है, सूर्य तो उग्र नक्षत्र में है, जो संकेत देता है कि एक दो मिसकैरेज इनकी संतानें हो सकती हैं, एक दो संतानों को लेकर के गर्भ खराब होगा, लेकिन ओवरऑल संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी D7 पर चल के बात की पुष्टि भी करेंगे। D7 से हमें अधिक जानकारी मिलेगी। यहाँ से संतान को लेकर के मिसकैरेज होना, संतान का खराब होना, और कोई ना कोई एक संतान इनकी ऐसी होगी जिसके कारण से इनको जीवन में ज्यादा तनाव, चिंता या समस्याएं आ सकेंगी, आएंगी भविष्य में। अब यहाँ पर अगर हम योग को देखें, तो बुध जो है यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, और मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। बुध केंद्र हो गया और मंगल त्रिकोण हो गया। केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की युति यहाँ पर बन रही है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर छठे भाव का स्वामी सूर्य भी शामिल हुआ है, तो राजयोग नहीं बन पाया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सूर्य मंगल की युति और बुध की युति धन दिलाने में इनको काफी मदद करेगी। यहाँ पर इनके भाग्य का कर्ता ग्रह जो होगा वो चंद्रमा होगा। भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, मंगल जिस राशि में बैठा हो, भाग्य का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, वही भाग्य का कर्ता होता है। तो भाग्येश बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में मंगल, इसलिए चंद्रमा इनके भाग्य का कर्ता ग्रह बनेगा। अब इस कुंडली में पंचम भाव से जुड़ा अगर हम फल देखें, तो बुद्धि शार्प माइंडेड रहेगी, लेकिन बुद्धि पे कभी आवेग और गुस्सा ज्यादा चढ़ सकता है, थोड़ा उतावलापन भी इनकी बुद्धि में रहेगा, क्योंकि राहु भी उतावलापन देता है और सूर्य मंगल भी गर्म ग्रह है, इसलिए बुद्धि में उतावलापन ये देते हैं, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण और तेज होती है। अष्टम भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम भाव के स्वामी होके बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो शुक्र के द्वारा यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाया जा रहा है, जिसका असर शुरू होगा विवाह के बाद में। नवम भाव को देखें, तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसके ऊपर अगर सिर्फ शनि की दृष्टि होती तो कुंडली में गृहस्थ जीवन खराब हो जाता, संन्यास जैसा जीवन आ जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि आने के कारण यह योग भंग हो गया है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके यह इनको आगे के जीवन में काफी अत्यधिक धार्मिक बनाएगा, और भौतिक जीवन के अलावा आध्यात्मिक जीवन
और आत्मज्ञान के लिए भी प्रेरित करेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर ज्ञान देती है, शनि की दृष्टि न्याय उत्पन्न करती है। अच्छी बात यह है कि ये चंद्रमा मंगल से राशि परिवर्तन करके शुक्ल पक्ष का है, इसलिए अत्यधिक मानसिक तनाव का योग यहाँ पे कैंसिल हो गया है, अन्यथा मानसिक तनाव भी ज्यादा बनता। अब यहाँ पर गुरु और चंद्रमा के आमने सामने होने से गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। साथ ही साथ शनि और चंद्रमा भी आमने सामने है, तो यहाँ पर न्याय केसरी भी बनेगा, यानी ये व्यक्ति ज्ञान और न्याय दोनों को अपने हृदय में धारण करेंगे। केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है, शनि के घर में है, फल अच्छा देगा। यहाँ पे ये फल अच्छा आ रहा केतु का भी। अब भाव वाइज अगर विश्लेषण करें, धन भाव पे हम चर्चा कर रहे थे, धनेश के द्वारा राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, इसलिए इस कुंडली में धन योग लागू होगा। धन इस कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव का भी फल काफी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक वीरता या बोल्डनेस में कभी कोई गलती नहीं करते हैं। होता है कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर अचानक से आवेग सवार हो, बड़े बहादुर बनने के चक्कर में कहीं कुछ जो है जहां जिस मैटर में दखल नहीं देना दखल दे देते हैं, हानि उठाते हैं। तो गुरु के यहाँ से होने से और शनि के होने से ऐसे मैटर से इनको ये बचाएगा। चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं, तो चतुर्थ भाव को अगर हम देखते हैं तो चौथे का स्वामी बुध है, और यह बुध भी अस्त है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसे लोग अपने परिवार को समय कम दे पाते हैं। अब हम चतुर्थ भाव के देखते हैं, पाप कर्तरी में है कि शुभ कर्तरी में है। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं 6 अंश के, यानी शनि वृषभ राशि में पीछे हैं, और गुरु का अंश 13 है, गुरु आगे है, यानी चौथे भाव के तरफ गुरु बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक शुभ ग्रह बुध मिला हुआ है। अगर बुध की डिग्री कम होगी तो बनेगा बुध यहाँ पर 10 अंश का है। राहु उल्टी चाल होके आ रहा है, 0 अंश का है, तो राहु से दिक्कत नहीं है। बुध यहाँ पर 10 अंश का है, मंगल 11 अंश का है, और सूर्य 23 अंश का है। तो चौथे भाव के करीब में, यानी मिथुन राशि से निकल के कर्क में पहुंचे हुए हैं बुध, 10 अंश पर है। शेष ग्रह 10 अंश से आगे निकल रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में गच ये शुभ कर्तरी योग गुरु के द्वारा और बुध के द्वारा बन गया है, इसलिए चौथे भाव का फल काफी सुंदर हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख बड़ा अच्छा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। छठे भाव में अगर आप देखेंगे शुक्र बैठा है, ऐसे में इनकी घर की स्त्रियों को कभी नंगे पांव नहीं रहना चाहिए। छठे भाव को पाताल भी माना जा सकता है और एकादश भाव को खुला आसमान। तो छठा भाव पाताल है, इसलिए यहाँ पर शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है। घर की स्त्रियां अगर नंगे पांव रहें तो घर की सुख समृद्धि पाताल में चली जाती है, यानी कम होने लगती है। तो माँ बहन या किसी भी प्रकार की कोई स्त्री है तो उनको हमेशा पाँव में कुछ न कुछ पहन के रखना चाहिए। संतान भाव का मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से कुछ कमी नजर आ रही है संतान भाव में, अभी D7 से क्लियर करेंगे। कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल इन घरों में होता है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, मंगल यहाँ पर नहीं है, कुंडली मंगल से मुक्त है। अब यहाँ पर अगर हम 7वें भाव के स्वामी को देखें, बुध को देखें, तो वह पंचम भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पर यह मंगल के साथ युति भी कर रहा है। तो ये पंचम भाव का स्वामी बुध अस्त भी है। थोड़ा सा विवाह के मैटर में, विवाह फाइनल होने में थोड़ा ज्यादा मशक्कत आ सकती है। शुक्र भी छठे भाव में है, जो कि विवाह भाव का कारक होता है, इसलिए विवाह तय होने में थोड़ा आसानी से तो विवाह नहीं तय होगा, लेकिन गुरु की भी दृष्टि इस भाव पर आ रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। संतान भाव ओके है, ठीक है। अष्टम भाव को देखें तो यहाँ पर किसी क्रूर ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, शुक्र का घर है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि का नियम लागू हो जाता है। साथ ही साथ जब गुरु भी देखता है चंद्रमा को या शनि भी देखता है तो भी आयु अच्छी प्रदान करता है। भाग्य भाव भी इनका ठीक ही है, नीच भंग राजयोग बना है। नीच भंग मतलब पहले समस्याएं बाद में सफलता, तो पहले इनको जीवन में अनुभव मिलेगा, फिर बाद में वही अनुभव काम आएंगे और इनके तरक्की के मार्ग को खोलेंगे। कुल मिलाकर के कुंडली ठीक है। अब इस कुंडली में छठे भाव को देखें, 8वें को देखें और 12वें को देखें। अगर किसी कुंडली में 6, 8, 12 में ग्रहों की संख्या अधिक
होती है तो जीवन में स्ट्रगल का स्तर उतना ही बड़ा रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मल है। शुक्र यहाँ पर बैठा है तो वो भी अष्टम का स्वामी होके विपरीत राजयोग बना रहा है। अब यहाँ पर अगर शुक्र बैठा हुआ है छठे भाव में तो इनके लिए एक सलाह यह भी है कि ये कभी भी स्त्रियों से लड़ाई झगड़े के मैटर में ना उलझें। विशेष रूप से पत्नी वगैरह जो आएंगी उनसे लड़ाई झगड़े के मामले में इनको हानि हो सकती है। शुक्र छठे में हो तो स्त्रियों के मामले में सावधानी रखने की जरूरत होती है। अभी इनके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर डिविजनल चार्ट्स पर चलेंगे और वहां से विश्लेषण करेंगे। इनका प्रश्न तो कैरियर, शादी, विवाह आदि से ही जुड़ा हुआ है। और अभी जो है विवाह के बारे में इनका प्रश्न भी है कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। वैवाहिक जीवन ठीक होगा, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं नहीं है। नवमांश कुंडली देख लेते हैं। D9 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुरु का लगन बन रहा है। लगन का स्वामी छठे भाव में है और लगन कुंडली में भी शुक्र छठे में है। पत्नी तो थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति की मिलेगी। इनके साथ इनकी पत्नी जो है झगड़ा करेंगी, एक बात का जवाब चार बातों से इनको मिलने वाला है, ऐसा दिखता है। या फिर कुछ ऐसा हो, छठा भाव रोग के मैटर में भी आता है, तो जैसे विवाह के 6, 7, 8, 10 साल बीतेंगे तो कुछ न कुछ शारीरिक तकलीफ भी रह सकती है, लेकिन यह वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करेगा, विवाह चलेगा। ये शुक्र चतुर्थ भाव का भी स्वामी, गुरु चतुर्थ भाव का भी स्वामी होता है, छठे में है, तो बात वही है, थोड़ा सा आपको पत्नी जो है ज्यादा बोलने वाली या आपको लग सकता है कि पत्नी से दब के रहने की जरूरत है। शुक्र यहाँ पर काफी अच्छा है, इसकी दृष्टि लगन पर पड़ रही है शुभ ग्रह की। यह योग काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहने वाला है। अब अगर हम द्वितीय भाव नवमांश कुंडली का देखें तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं। यह इंडिकेशन है कि आपकी पत्नी को समय समय पर जीवन में 2, 4, 6 बार दांत और मसूड़ों की कुछ समस्याएं भी आएंगी। तीसरे भाव में सूर्य और शनि की युति है, यानी आपकी पत्नी परिश्रमी भी होंगी और निर्भीक भी होंगी। गुरु यहाँ पर छठे भाव में बैठा है तो कुछ लोन वगैरह के माध्यम से आप पत्नी के नाम से जगह जमीन या गाड़ी वगैरह लेंगे तो उस पे जो ईएमआई रहेगी वो पत्नी के नाम से रह सकती है। शुक्र काफी अच्छा है, जीवन में प्रेम रोमांस अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी के मंगल बुध भी अच्छे यहाँ पर है, यानी आपकी पत्नी को आर्थिक मामलों की काफी समझ भी रहेगी। अब हम देख लेते हैं विवाह का समय, विवाह कब होगा। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर बुध है, गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है। तो गुरु की दशा में, बुध की दशा में शुक्र के, और वह ग्रह जो बुध के नक्षत्र में बैठा हो, सूर्य बुध के नक्षत्र में है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, इन दशाओं में विवाह होने की गुंजाइश दिखती है। अब हम दशाओं को देखते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। शुक्र की महादशा तो ऑलरेडी चल रही है, जो कि अच्छी बात है, विवाह शुक्र की महादशा में ही होने के चांस है। इनका जन्म 2000 में हुआ है, सन 2000 में, मोटा मोटी 24 साल की आयु इनकी पूरी होने वाली है। अब गुरु की दृष्टि देखिए यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है और नवमांश कुंडली का लग्नेश भी गुरु है, तो गुरु में ही इनका विवाह होने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। अभी राहु चल रहा है, राहु भी गुरु के नक्षत्र में है, संभावना इस बीच भी रहेगी विवाह की। तो यहाँ पे विवाह के लिए मैं आपको दो चीजें देने वाला हूँ, दो प्रत्यंतर दशाओं में भी चलेंगे, वहां से चीजें निकल करके आएंगी, कब से कब तक दो टाइमिंग में दे रहा हूँ। एक तो शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक है, इसलिए शुक्र की महादशा लिए, राहु की अंतरदशा भी चलेगी क्योंकि राहु जो है गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और गुरु की यहाँ पर 7वें भाव पर दृष्टि है और बुध सप्तमेश है। तो जब शुक्र में राहु की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर आएगा, जून 2025 से योग बन जाएगा और यह योग चलेगा जुलाई 2026 तक। और अगर हम इस चीज को और भी शॉर्ट लिस्ट करें तो सबसे ज्यादा प्रबल योग जो है जून 2025 से नवंबर 2025 के बीच की पहली टाइमिंग दशा के अनुसार निकल के आती है। इस बीच विवाह की सुगबुगाहट हो सकती है और अगर परिवार की इच्छा होगी तो विवाह हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक प्रबल योग इसे हम नहीं मानेंगे, लेकिन है योग। इसके अलावा अगर जो इससे भी प्रबल योग बन रहा है वह शुक्र में जब गुरु
का अंतर शुरू होगा तब बन रहा है। शुक्र में गुरु का अंतर और उसमें बुध का प्रत्यंतर शुरू होगा 2027 में। विवाह का जो सबसे ज्यादा प्रबल योग है, अगर किसी कारण से 2025 वाला योग छूटेगा तो यह योग तो एकदम पक्का है। 24/11/2027 से लेकर के 10 अप्रैल 2028 के बीच में इनको बहुत प्रबल योग है। यह समय विवाह के लिए एकदम से पक्का है। कारण भी समझ लीजिए, शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक है, पत्नी का सुख देने वाला, इसलिए शुक्र की महादशा है। गुरु की अंतरदशा है जिसकी सप्तम भाव पर दृष्टि है, और बुध का प्रत्यंतर है जो कि सप्तमेश है। यानी ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों का कनेक्शन सप्तम भाव से है। ऊपर से गुरु नवमांश कुंडली का लग्नेश भी है। तो इसलिए विवाह का यह समय नवंबर 2027 से अप्रैल 2028 एकदम से पक्के तौर पे दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। पत्नी का नेचर थोड़ा सा इनको लगेगा कि झगड़ालू प्रवृत्ति की है, या बातों का जल्दी जल्दी और निर्भीकता पूर्वक जवाब देती हैं, ऐसा इनको लग सकता है विवाह के बाद में। दूसरा प्रश्न है सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। अभी स्वास्थ्य कैसा है, आने वाले समय में कैसा रहेगा, कोई मानसिक बाधा तो नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने शुरू में ही मेंशन किया था कि ये चंद्रमा नीच राशि में है और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पहुंच रही है। तो शनि की दृष्टि पहुंचने के कारण से, और यहाँ पर अगर राहु को देखें तो 1 2 3 4 और 5, राहु की भी पांचवी दृष्टि पहुंच रही है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, नीच का चंद्रमा, इस कुंडली में मानसिक तनाव के योग है। मानसिक रूप से समस्याएं आएंगी, लेकिन चूंकि गुरु की भी दृष्टि है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चला गया है तो चीजें कंट्रोल में भी रहेंगी। अगर ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ना होता, गुरु की दृष्टि ना मिलती, तो चीजें ज्यादा बिगड़ सकती थी। अब यहाँ पर नक्षत्र का भी रोल है। जो चंद्रमा है यह ज्येष्ठा नक्षत्र में, उग्र नक्षत्र में बैठा है। तो कुल मिलाकर के मानसिक रूप से स्थिति ओके नहीं बोल सकते हैं। 50-50% चांसेस है, यानी कि मानसिक स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी पीड़ित नजर आ रही है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ सकती है। यानी इस कुंडली में आगे चल के डिप्रेशन और तनाव के योग भी हैं, जिसके लिए कुछ दवा और स्वास्थ्य वगैरह के लिए इलाज की जरूरत पड़े। इस चीज से निवृत्ति के लिए उपाय भी मैं बताता हूँ। एक तो चंद्रमा पंचम का स्वामी है, कारक ग्रह। चंद्रमा के लिए 10 से 11 कैरेट का मोती पहन के रखना है। मंगल के लिए सफेद मूंगा पहनना है। याद रखिएगा, मंगल चूंकि खुद क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का है, और अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य के साथ राहु के इन्फ्लुएंस में है, और मंगल बुध की युति भी मस्तिष्क के लिए अच्छी नहीं होती है, उग्रता मस्तिष्क में डालती है। तो मंगल के लिए सफेद मूंगा रहेगा, और चंद्रमा के लिए मोती आती है सफेद मूंगा 6 से 7 कैरेट का, और मोती 10 कैरेट के करीब में पहनना होगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो चंद्रमा पे पड़ रही, इसको कमजोर करने के लिए शनि की एक बार शांति और शनि के वस्तु का दान, राहु की एक बार शांति और राहु के वस्तु का दान। राहु की शांति और राहु के दान से, राहु जो मंगल पर, बुध पर, सूर्य पर, सभी पर इन्फ्लुएंस डाल के बैठा हुआ है, सभी से राहत मिलेगा। यहाँ पर तो राहु गड़बड़ ही है। राहु और शनि का जप और दान करने से, और मंगल और चंद्रमा का स्टोन पहनने से अच्छा रहेगा। गुरु का भी स्टोन पहना जा सकता है इस कुंडली में, लेकिन मंगल और चंद्रमा के लिए तो आवश्यक दिखाई दे रहा है। संतान सुख का आपका सवाल भी था, इसलिए हम D7 कुंडली पर भी चलेंगे। लगन कुंडली से थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। D7 पे आएंगे तो लगन यहाँ पर मकर लगन बनता है। लग्नेश यहाँ पर शनि महाराज है जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लगन में राहु बैठा है, मित्र की राशि में है। और अगर हम यहाँ पर पंचम भाव को लेते हैं तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है, जिस पर गुरु की दृष्टि भी जा रही है, यानी संतान होगा, संतान होगी। लेकिन लग्नेश 12वें में है, वही है कि कुछ इंतजार करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट की संभावना है संतान के लिए भी, या फिर 1-2 गर्भ मिसकैरेज होने के बाद में संतान होगी, विलंब से होगी। लग्नेश 12वें में है, इसलिए द्विस्वभाव राशि में भी है। चर राशि में यहाँ पर जो पंचम में ग्रह है, ये चर राशि में है, इसलिए विवाह के जल्दी ही कंसीव तो हो जाएगा। चर मतलब जल्दी, जल्दी ही कंसीव हो जाएगा, लेकिन गर्भ नष्ट होगा।
अब यहाँ पर D7 का जो लग्नेश है ये द्वि स्वभाव में है। द्वि स्वभाव मतलब न जल्दी ज्यादा न ज्यादा देर, यानी थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है, संतान का सुख पाने में शुरू में तकलीफें आएंगी। अब इस कुंडली में जो अगला सवाल आता है वह अपनी नौकरी और व्यापार से जुड़ा हुआ आता है, जिसके लिए D10 कुंडली भी हमारे सम्मुख होनी चाहिए। दशमांश कुंडली और लग्न से दोनों से हम मिलान करेंगे। पहले तो कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी। दसम भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कर्म कारक शनि के साथ है, कैरियर की स्थिति अच्छी रहेगी। D10 का लगन भी यहाँ पर शुद्ध दिखाई दे रहा, लग्नेश भी यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा हुआ, बुध के साथ बैठा हुआ, यानी कैरियर को लेकर के मेहनत और परिश्रम का योग यहाँ पे बना हुआ है। मेहनत करेंगे कैरियर के लिए। अब यहाँ पर नौकरी ठीक रहेगा कि बिजनेस, इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम छठे भाव के स्वामी सूर्य को देखें तो यह राहु के इन्फ्लुएंस में है, और वही सूर्य यहाँ पर नीच का है। लग्न को छठे भाव से नौकरी की को हम जैस करेंगे। दसम भाव स्थिति को बताता है, नौकरी रहे या बिजनेस उसमें स्थिति कैसी रहेगी, यानी ओवरऑल कैरियर कैसा रहेगा। छठा नौकरी को बताएगा, सप्तम भाव बिजनेस को बताएगा। तो दशमांश कुंडली में ये जो छठे भाव का लॉर्ड है ये नीच का होकर के बैठ रहा है। यहाँ पर तो नौकरी के लिए थोड़ा सा संकेत गलत मिल रहे हैं। सूर्य जो है राहु के इन्फ्लुएंस में भी है, यानी नौकरी में मान सम्मान की कमी भी रह सकती है। अब दूसरी स्थिति अगर देखें, हम सप्तम भाव से बिजनेस देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है सूर्य की अपेक्षा, और D10 में ये स्वाग्रही है, और तीसरा भाव उद्योग का भाव होता भी है, और लग्नेश मंगल के साथ है। नौकरी की अपेक्षा इनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा, लेकिन छठे भाव में शुक्र बैठा है तो कुछ दिन तो ये नौकरी भी करवाएगा, और नौकरी का अनुभव इनको बिजनेस में काम भी आएगा, क्योंकि यहाँ लग्न में छठे भाव का स्वामी दशमांश में सप्तम में है। तो थोड़ी नौकरी के बाद बिजनेस का योग रहेगा, और इनके लिए बिजनेस करना ही ज्यादा ठीक है। नौकरी में इनको यश नहीं मिल पाएगा, नौकरी में सिर्फ हमेशा झंझटें लगी रहेंगी, क्योंकि सूर्य राहु के इन्फ्लुएंस में है। टीका टिप्पणी और काम में कमियां निकलती रहेंगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इनके D10 के द्वितीय भाव में गुरु बैठा है, जिसकी दृष्टि आठवें घर पर जाएगी, जो ये संकेत देता है इनके काम काज की आयु काफी अच्छी और लंबी रहेगी। और यहाँ पर एक विशेषता और है, जो दसम भाव है इसका स्वामी शनि 12 में जाकर के बैठा हुआ है, तो व्यवसायिक रूप से इनको काफी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अब अगर हम कुंडली में विदेश के लिए चांसेस देखना चाहें तो उसके लिए हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चतुर्थांश कुंडली भी देखना चाहिए। यहाँ सामने चतुर्थांश कुंडली है। लगन कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है तो भी विदेश का योग बनता है। अगर हम यहाँ से देखें D4 से, तो चौथे भाव का स्वामी गुरु है, 12वें भाव में गया हुआ है। साथ ही साथ चंद्रमा भी जो लाभ भाव का स्वामी है ये भी 12 में गया हुआ है। और यहाँ पर लग्नेश बुध है, जो कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। विदेश का योग है, लेकिन विदेश के लिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए थोड़ी सी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी ना किसी कारण से वापस आना पड़ेगा। तो डिसीजन आपको करना है। अगर सेटलमेंट नहीं चाहते हैं तो आप अपना समय विदेश में दे सकते हैं, अन्यथा आपको भारत में ही अपने व्यापार को सेटल करने का प्रयास करना चाहिए। जब बात व्यापार की हो रही है तो सवाल होगा कि व्यापार कौन सा ठीक रहेगा। इसके लिए हमें लग्न और दशमांश दोनों कुंडलियों का अवलोकन करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दसम भाव का स्वामी गुरु है, शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मित्र की राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ है शनि, और शनि गुरु का इन्फ्लुएंस पा रहा है तो काफी शुभ हो जाएगा। तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम किया जा सकता है। चूंकि यहाँ पर जो D10 है इसका दशमेश शनि ही है और लाभेश भी शनि ही है, तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम इनके लिए नंबर 1 पर आ जाएगा, जिसमें लोहे से जुड़ा हुआ काम हो जाएगा। जहां पर मशीनों का अत्यधिक इस्तेमाल होता हो काम करने में, ऐसे काम हो जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे, तेल आदि का व्यवसाय आ जाएगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का तेल हो।
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं रहेंगे इनके लिए, क्योंकि शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। और D10 में भी शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जाना ठीक नहीं है। इन्होंने पूछा हुआ है क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अच्छा रहेगा? नहीं। आपके लिए शनि ग्रह से जुड़े हुए काम अच्छे रहेंगे। जल से जुड़ा हुआ, पानी से जुड़ा हुआ काम भी नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए जल और सफेद चीजों का, जैसे कि दूध वगैरह का व्यापार करने से आपको बचना होगा। दूध हो गया, सफेद में चावल आ गया, पानी आ गया, इन चीजों का व्यापार करने से बचना रहेगा आपको, अन्यथा भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बिजनेस करना ही आपके लिए ठीक है। ओवरऑल सलाह है कि देश में ही बिजनेस कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अपना गृह जनपद छोड़ करके स्थान परिवर्तन करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम आपके लिए ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, टाइल, पत्थर, मोरंग, बालू, लोहा और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ काम, लकड़ी का काम हो गया, ये सारी चीजें आपको, तेल का हो गया, ऑयल का हो गया, शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाली चीजें जैसे जूता चप्पल आदि हो गया, ये सारी चीजों का व्यापार आपके लिए काफी ठीक रहने वाला है। अब आपकी कुंडली के कुछ की पॉइंट्स बताते हैं जो आपको अच्छा फल देंगे, और कुछ चीजों से सावधानी। मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन राजयोग आगे ले जाएगा। संतान के समय में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। गर्भ में संतान आए तो किसी से कंसल्ट करके उस समय सूर्य, मंगल और राहु के वस्तुओं का दान कर दीजिएगा। जब बच्चा गर्भ में आएगा तब की बात है ये। राहु की शांति कराने से मंगल, सूर्य और बुध तीनों को राहत मिलेगा। चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए सफेद मूंगा पहनने से मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं। शनि की वस्तुओं का दान करना है। आगे जीवन में मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जब भी आए, शनिवार के को शनि के लिए दान, और शनिवार को राहु के लिए इनकी वस्तुओं का दान करेंगे, तुरंत आराम मिलेगा। आगे चल के कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह की भी शिकायत बनेगी, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र उग्र नक्षत्र यहाँ पर पड़ रहा है, और सूर्य भी अस्लेखा में है, ये भी तीक्ष्ण नक्षत्र में ही है। इसलिए आपका लग्न, ये जो लग्न कारक आत्म कारक है सूर्य, और जो मन का कारक चंद्रमा है, ये दोनों उग्र नक्षत्रों में है। तो एक चीज की सावधानी जो आपको जीवन भर रखनी है कि जीवन में कभी भी उतावलेपन में आकर के काम ना करिएगा। उतावलापन, हड़बड़ी हमेशा आपके लिए हानिकारक होगा।